शिक्षार्थियों नमस्कार। NIOS के स्टूडियो में मैं डॉक्टर पतंजलि मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर परिचर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं वह विषय है भारत में भाषा नीतियाँ एवं त्रिभाषा सूत्र। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ उपस्थित हैं मिजोरम विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के रूप में कार्यरत डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी। डॉक्टर त्रिपाठी, आपका हम स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करते हैं और नमस्कार। नमस्कार मिश्रा जी, नमस्कार शिक्षार्थियों। आज हम काफ़ी रोचक विषय पे एक चर्चा करेंगे। डॉक्टर साहब, इस विषय को समझने से पूर्व मैं यह चाहूँगा कि आप हमें और हमारे विद्यार्थियों को यह बताएं कि भाषा नीति से क्या तात्पर्य है और भाषा नीति को भारतीय संदर्भों में किस प्रकार से देखा जाना चाहिए। जी मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आपने किया है। भाषा नीति तो जो हमारी राष्ट्रीय नीति होती है उसका एक हिस्सा है। जो यहाँ पर हमारा जो विषय है भारत में भाषा नीतियाँ और त्रिभाषा सूत्र, त्रिभाषा सूत्र एक नीति है, उस नीति को हमने अपनाया है और हम इस पर चर्चा बाद में करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं जो आपने प्रश्न किया, भाषा नीति क्या है। भाषा नीति प्रत्येक शासकीय तंत्र की अनिवार्य गतिविधि है। लगभग प्रत्येक राष्ट्र ने प्रशासकीय कार्यों, शिक्षा तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संवाद हेतु स्पष्ट भाषा नीति का निर्माण किया है। जो हमारे संप्रेषण की भाषा क्या होगी, देश के अंदर हमारे जो संपर्क हैं, पत्राचार है, उसकी भाषा क्या होगी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हम किस भाषा में संपर्क करेंगे, और हमारे प्रशासन की भाषा क्या होगी, इन सब चीज बातों से जो जुड़ा हुआ निर्णय है उसको भाषा नीति कहा जा सकता है। साधारण शब्दों में राजनीतिक दृष्टि से भाषा एक महत्वपूर्ण शक्ति है और हमारे देश में राज्यों के गठन का मुख्य आधार भाषा ही है। जो हमारे जो मुख्यतः जो राज्य का बंटवारा हुआ है वो भाषा मुख्य आधार रही है और मेन कह सकते हैं डिसीजन पॉइंट रहा है भाषा। भाषा एक सशक्त सामाजिक व राजनीतिक पहचान होती है और इसका उदाहरण के रूप में हम बांग्लादेश का जन्म कैसे हुआ आप जानते हैं कि पहले तो भारत का बंटवारा होता है धार्मिक आधार पर, उसके बाद पाकिस्तान का बंटवारा होता है भाषा के आधार पर। तो राजनीतिक अस्मिता और सामाजिक अस्मिता का मुद्दा है भाषा। भाषा नीति शिक्षा नीति का एक अनिवार्य तत्व ही नहीं वरन इसका आधार भी होती है। भाषा नीति के आधार पर हमारी शिक्षा नीति निर्धारित हो जाती है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन, कक्षा में अनुदेशन का माध्यम आदि तत्व देश की भाषा की नीति के आधार पर ही तय होते हैं। और भाषा नीति से कैसे शिक्षा बदल जाती है इससे हम 1835 के मैकाले विवरण पत्र से समझ सकते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व ही भाषा से संबंधित राष्ट्रीय नीति पर कार्य शुरू हो चुका था। भारत जैसे अनोखे बहुभाषी देश में यह कार्य आसान न था। सभी देशों में किसी एक या कुछ भाषाओं को लेकर नीति निर्धारित की गई है। हमारे देश में भी की गई है। हमारे संविधान में भारतीय भाषाओं को लेकर राष्ट्रीय नीति स्पष्ट की गई है। संविधान के हिसाब से भाषा से संबंधित कौन कौन से अनुच्छेद हैं और क्या उसमें लिखा है, हम इस पर चर्चा करते हैं। अब संवैधानिक प्रावधान जो है डॉक्टर साहब वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, विशेषकर भाषा के संदर्भ में हम बात करें किसी भी देश में। संविधान तो सभी नीतियों का आधार है। तो भाषा से संबंधित जो नीतियां हैं उसमें हम अनुच्छेद जो विशेष भाषा से जुड़े हुए अनुच्छेद भाषा से जुड़े हुए संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा यदि आप करें तो एक नज़र उस पर डालते हैं। तो सर्वप्रथम अनुच्छेद 29 के खंड 1 के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति के संरक्षण का मौलिक अधिकार प्राप्त है। और ऐसे उदाहरण मिलते भी। हमने पिछली चर्चा में देखा कि बराक घाटी में भाषा के संरक्षण के लेके कितना विवाद हो गया और लोगों की जान चली गई। 11 लोगों की जान गई। तो ये 29 में हमें एक मौलिक अधिकार प्राप्त है कि हम संरक्षण कर सकते हैं अपनी भाषा का। अनुच्छेद 30 के खंड 1 में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षिक संस्थान स्थापित और प्रशासित करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 30 के खंड 2 में राज्य अल्पसंख्यक संस्थानों को अनुदान देने में धर्म या भाषा के आधार पर भेद नहीं करेगा। यहाँ पर एक बात स्पष्ट करना चाहेंगे कि विभिन्न राज्यों में जो अल्पसंख्यक संस्थानों की स्थापना और उन्हें अनुदान देने की जो परंपरा है उसमें अल्पसंख्यक धर्म के आधार पर जो अल्पसंख्यक हैं उन संस्थानों के लिए तो स्पष्ट नीतियाँ बनाई गई हैं, लेकिन भाषाई अल्पसंख्यक संस्थानों की पहचान करना और उनको अनुदान देना, इनसे संबंधित स्पष्ट नीतियाँ नहीं दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब डॉक्टर साहब केवल अल्पसंख्यक शब्द जो है
वो धार्मिक आधार पे धर्म नहीं का निर्धारित धर्म से किया जुड़ा जाना हुआ नहीं है, चाहिए। भाषा से भी जुड़ा हुआ है। भाषा से भी जुड़ा हुआ भाषा है। से भी जुड़ा हुआ है। जी। जैसे संघीय भाषा जो हमारी है, संविधान में स्पष्ट रूप से लिखा है अनुच्छेद 343 में कि हिंदी भारत की राजभाषा घोषित की गई है उसमें। और अनुच्छेद 343(2) के माध्यम से अंग्रेजी 15 वर्ष के लिए भारत की राजभाषा स्वीकार की गई। राजभाषा अधिनियम 1963 के द्वारा 15 वर्ष के उपबंध को समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार ये दोनों ही अनुच्छेद स्थायी हो गए हैं और अंग्रेजी और हिंदी हमारी राजभाषा हो गई संविधान के अनुसार। अनुच्छेद 345 राज्य अपने क्षेत्र सीमा में बोली जाने वाली भाषा या भाषाओं को शासकीय प्रयोग की भाषा के रूप में अंगीकार कर सकते हैं और इस भाषा को क्षेत्रीय भाषा की संज्ञा दी गई है संविधान में। अनुच्छेद 350 कोई भी व्यक्ति अपनी व्यथा के निवारण हेतु किसी संघ या राज्य सेवा के अधिकारी को अभ्यावेदन देने के लिए संघ या राज्य में प्रयोग होने वाली किसी भी भाषा का प्रयोग कर सकता है। जैसे उत्तर प्रदेश में उर्दू है, हिंदी है, और चाहे वो संघ का अधिकारी हो, केंद्र सरकार से जुड़ा हुआ अधिकारी हो या राज्य सरकार से जुड़ा हुआ अधिकारी हो, अगर हमें कोई प्रार्थना पत्र देना है तो हम उसे राज्य की भाषा में भी दे सकते हैं और संघ की भाषा में दे सकते हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू में दे सकते हैं या अपने जैसे तमिलनाडु है तमिल में दे सकते हैं। मतलब 8वीं अनुसूची की जो 22 भाषाएं हैं, क्या उसमें दे सकते हैं? उनमें दे सकते हैं। या किसी जैसे में जो 8वीं अनुसूची की भाषा नहीं है लेकिन राज्य की क्षेत्रीय भाषा है तो इसमें भी दे सकते हैं। अच्छा, ये है। तो राज्य द्वारा स्वीकार की हुई भाषा हो और संघ द्वारा हो, उनमें अभ्यावेदन दिया जा सकता है। मातृभाषा में अनुदेशन की भी व्यवस्था हमारे संविधान में दी गई है। जो जैसे अनुच्छेद 350 का खंड आ है, उसमें राज्य और स्थानीय प्राधिकरण भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों के लिए प्राथमिक स्तर तक मातृभाषा में अनुदेशन की व्यवस्था का प्रयास करेंगे। जैसे अन्य आयोगों द्वारा भी संस्तुति की गई है कि क्षेत्रीय भाषा मातृभाषा के रूप में अनुदेशन की भाषा रहे, लेकिन जो जनजातीय बच्चे हैं और जिनकी भाषा क्षेत्रीय भाषा नहीं है तो उनके लिए कम से कम 2 वर्ष तक उनकी भाषा में अनुदेशन हो, शिक्षक उनकी भाषा में बातचीत करके उनको पढ़ाएं, उसके बाद हमारी क्षेत्रीय भाषा के माध्यम से वो पढ़ने लगे। तो ऐसी भी संस्तुति पहले की जा चुकी है। तो वहाँ यहाँ संविधान में भी अल्पसंख्यक जो भाषाई अल्पसंख्यक हैं उनके बच्चों के लिए मातृभाषा में अनुदेशन की व्यवस्था करने के लिए कहा गया है। अनुच्छेद 350 के खंड बा में भारत के राष्ट्रपति महोदय भाषाई अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा के लिए विशेष अधिकारी नियुक्त कर सकते हैं। संविधान की 6वीं अनुसूची के माध्यम से स्वशासी जिलों को प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने और उनमें अनुदेशन की भाषा तय करने का अधिकार प्राप्त है। ये स्वशासी जिले मुख्य रूप से जो पूर्वोत्तरी राज्य हैं, मिजोरम है, असम है, इन राज्यों में स्थापित किए गए हैं। उनका थोड़ा ऑटोनॉमी ज़्यादा है, वो डायरेक्ट उनको फंडिंग होती है और राज्य सरकार का उनके विकास में हस्तक्षेप कम होता है। वो खुद अपने एक काउंसिल बना के काम करते हैं। उनमें वो प्राथमिक विद्यालय भी स्थापित कर सकते हैं और उनके जो विद्यालयों में अनुदेशन की भाषा क्या होगी, शिक्षण के माध्यम की भाषा क्या होगी, उनकी भी उनका निर्णय वो स्वयं कर सकते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्णित 22 भाषाओं की सूची से आप समझ सकते हैं कि भारत बहुभाषिक नीति अपनाई गई है। सभी भाषाओं को यहाँ पर महत्व दिया गया है। जैसे 8वीं सूची में भाषाएं कौन सी हैं ये? जैसे असमी है, बंगला है, डोगरी है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, कश्मीरी है, कोंकणी है, मैथिली है, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु और उर्दू। इन 22 भाषाओं को स्थान संविधान की 8वीं अनुसूची में दिया गया है और भारत सरकार इनके विकास में सहयोग करती है। और जो संविधान का मूल पाठ था उसमें 14 भाषाएं थीं। अच्छा। आज भाषाएं 22 हो गई हैं। 8 भाषाएं जुड़ी गई हैं। 8 भाषाएं जुड़ गई हैं और लगभग 40 भाषाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। किसी न किसी जैसे प्रकार से प्रस्ताव आ रहे हैं। भोजपुरी के जैसे एक भाषा का दर्जा देने का प्रस्ताव चल रहा है, 8वीं अनुसूची में जोड़ने का प्रयास चल रहा है, मिजो का चल रहा है, जैसे कई भाषाओं को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। भाषा नीति और शिक्षा ये एक बहुत कॉम्प्लेक्स फेनोमेना है जी। इसलिए भी कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि शिक्षा जो है वो मूल आधार है हमारे देश के डेवलपमेंट का, और शिक्षा निर्भर करती है भाषा
किस भाषा में शिक्षा दी जाए? पिछली इस पे चर्चा में भी विवाद। हमने देखा कि भाषा और शिक्षा दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए इसके हैं। अंतर संबंधों को जरा सा हाँ, हमारे इनके विद्यार्थियों को विकास बताइए। मतलब कि जो जी। विद्यालय और भाषा है दोनों के विकास भी साथ साथ जुड़ा हुआ है। तो भाषा नीति के द्वारा भाषा या भाषाओं के प्रयोग, एक भाषा या कई भाषाओं का प्रयोग, परिवर्तन या प्रोत्साहन की दिशा तय होती है, जिससे शिक्षा, प्रशासन और संचार आदि क्षेत्रों में भाषा विशेष के प्रयोग के विनिर्दिष्ट किया जाता है। देश की भाषा नीति के आधार पर ही भाषा शिक्षण की रूपरेखा और शिक्षण के माध्यम भाषा का निर्धारण होता है। शिक्षा संबंधित कोई भी आयोग या समिति भाषा पर विचार जरूर करते हैं, जिसके निष्कर्ष रूप में हमारी भाषा नीति इस प्रकार बनी है। शिक्षा के माध्यम के लिए मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा हो, और भाषा शिक्षा में त्रिभाषा सूत्र अपनाया जाए। ये त्रिभाषा सूत्र क्या है? इस पे हम अभी चर्चा करते हैं। ये भी एक- त्रिभाषा सूत्र की जो पृष्ठभूमि इस प्रकार है। सर्वप्रथम राधाकृष्णन आयोग, जो प्रथम शिक्षा पे स्वतंत्रता के बाद प्रथम आयोग है, ने माना कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में कम से कम 3 भाषाओं की आवश्यकता है, और सुझाव दिया कि उच्च माध्यमिक और विश्वविद्यालय स्तर पर विद्यार्थियों को 3 भाषाओं में दक्ष बनाया जाना चाहिए। वे 3 भाषाएं हैं क्षेत्रीय भाषा, संघीय भाषा, अंग्रेजी। उसमें हिंदी को ही संघीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। अंग्रेजी सिर्फ 15 वर्ष के लिए थी, इसलिए उन्होंने 3 भाषाएं, ये संघीय भाषा का, इसी को त्रिभाषा सूत्र के नाम से जाना ये जाता है। अभी इसमें त्रिभाषा सूत्र, इन्होंने त्रिभाषा सूत्र जो दिया गया वो बाद की नीति में आया है। अच्छा, ये एक अच्छा। पृष्ठभूमि बन रही है। पृष्ठभूमि बनाई गई थी उसके लिए। जी। जैसे 1949 में ही राज्यों के शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन में मातृभाषा के माध्यम से अनुदेशन का पक्ष रखा गया। तो यहाँ भी एक आवश्यकता महसूस की गई 3 भाषाओं का शिक्षण हो। 1957 में केंद्रीय शिक्षा सलाहकार परिषद ने एक भाषा सूत्र का प्रस्ताव रखा, 3 भाषाओं से जुड़ा हुआ था। 1961 में राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक में एक त्रिभाषा सूत्र पर अहम सहमति बनती है, और 1964-66 में जो कोठारी आयोग ने भी, जो महत्वपूर्ण आयोग है, ने निम्न माध्यमिक स्तर कक्षा 8 और से 10 तक के पाठचर्या में 3 भाषाओं के शामिल करने का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा गैर हिंदी क्षेत्रों में, जहाँ पे हिंदी राज्य की भाषा नहीं है, क्षेत्रीय भाषा हो और हिंदी हो, अंग्रेजी हो, और जो जहाँ पर हिंदी राज्य की भाषा है, क्षेत्रीय भाषा के रूप में हिंदी, अंग्रेजी, एक अतिरिक्त भाषा हिंदी के अलावा जो आधुनिक भारतीय भाषा हो, उसका शिक्षण होना चाहिए। आयोग ने माना कि चौथा विकल्प भी दिया, और उन्होंने कहा कि शास्त्रीय भाषा के रूप में संस्कृत या तमिल भी पढ़ी जा सकती है। तो इस प्रकार ये 4 भाषा का एक सूत्र बनता है। 1968 में त्रिभाषा सूत्र राष्ट्रीय नीति के रूप में सामने आता है। इस पृष्ठभूमि में कई आयोग और बैठकों में जो निर्णय लिए गए, उनके आधार पर 1968 की जो शिक्षा नीति है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में सभी राज्यों को त्रिभाषा सूत्र अपनाने और पूर्ण ऊर्जा से लागू करने का निर्देश दिया गया। हिंदी क्षेत्र में दक्षिण भारतीय भाषाओं को और गैर हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी को 3 भाषाओं में प्राथमिकता देने का प्रावधान किया गया। राष्ट्रीय नीति 1986 जो अद्यतन कही जा सकती है, अभी हमारी राष्ट्रीय नीति आनी है, तो अभी तक 1986 और 1992 में जो इसका परिवर्तन मॉडिफिकेशन हुआ है, उस नीति के तहत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में पुनः त्रिभाषा सूत्र को अधिक गंभीरता से लागू करने पर बल दिया गया। इस नीति के द्वारा त्रिभाषा सूत्र को राज्यों के माध्यमिक शिक्षा परिषदों द्वारा अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव रखा गया। कि नीति में कहा गया कि जो राज्य के माध्यमिक शिक्षा परिषद हैं, वो अनिवार्य रूप से इसको अपने राज्य में पालन करवाएं। अच्छा। त्रिभाषा सूत्र का हिंदी राज्य में अन्य भारतीय भाषाओं के लिए और गैर हिंदी राज्यों में हिंदी शिक्षकों की नियुक्ति के में केंद्रीय सहायता का प्रावधान किया गया। राज्य परिषदों द्वारा विभिन्न भाषाओं के शिक्षण के उद्देश्यों को सुनिश्चित करने और विद्यार्थियों में प्रत्येक भाषा के दक्षता के स्तर को विनिर्दिष्ट करने का सुझाव दिया गया कि जो राज्य परिषद हैं वो किस भाषा को पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, ये सुनिश्चित कर लें, और बच्चों में भाषा की दक्षता के स्तर क्या होना चाहिए। जैसे कई राज्यों में तीसरी जो भाषा होती है उसमें बच्चे ना तो लिख पाते हैं ना बोल पाते हैं। तो इसमें भी कहा गया कि प्रत्येक भाषा का एक मूल्यांकन का स्तर भी तय करें। त्रिभाषा सूत्र में जो नीति है, इसमें बाद में भी जो हमारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा है,
2000 में आई और 2005 में जो एनसीईआरटी से पब्लिश होती है, महत्वपूर्ण दस्तावेज है। उसमें त्रिभाषा सूत्र के महत्व को स्पष्ट करते हुए 3 भाषाओं के शिक्षण का प्रस्ताव रखा गया। अच्छा, दोनों दस्तावेजों में। एनसीएफ 2005 राजनीतिक संप्रेषण व संयोजन की दृष्टि से ही त्रिभाषा सूत्र का समर्थन नहीं करता है। जो एक नेशनल इंटीग्रेशन के कारण भी त्रिभाषा सूत्र को महत्व दिया जाता है। शुरुआत तो इसी प्रकार से हुई थी जी। एनसीएफ 2005 बहुभाषाकता के संरक्षण तथा बच्चों के संज्ञानात्मक व शैक्षिक विकास में लाभकारी मानता है त्रिभाषा सूत्र को, कि अधिक भाषाएं हम जानेंगे तो अधिक तरीके से हम अपने इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर पाएंगे और हम अधिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। भाषाएं चूंकि सीधे ज्ञान कॉग्निशन से जुड़ी हुई होती हैं, कह सकते हैं कि लैंग्वेज इज द विंडो ऑफ नॉलेज। सो भारत में जैसे बहुभाषिक देश में त्रिभाषा सूत्र एक उत्तम औषधि है, पर प्रयोग नियमित रूप से कभी भी नहीं किया गया। बहुत से राज्यों में इसको सीरियसली नहीं मनाया उन्होंने कि जो संस्कृति थी कि दक्षिण भारत में हिंदी को और हिंदी को दक्षिण भारतीय भाषा, हिंदी राज्यों में दक्षिण भारतीय भाषाओं को स्थान मिले, वो नहीं था हो पाया। जैसे विभिन्न राज्यों में नाम के लिए 3 भाषाओं के शिक्षण की व्यवस्था तो की, पर इसके तत्व को नहीं समझा। तमिलनाडु राज्य ने इसका स्पष्ट विरोध किया। फलस्वरूप एकमात्र भारत का राज्य है जहाँ त्रिभाषा सूत्र को यथार्थ रूप से लागू करने वाले नवोदय विद्यालय स्थापित नहीं हो सके। नवोदय विद्यालय बच्चों को एक आवासीय विद्यालय का कंसेप्ट है, केंद्रीय सरकार उसका पूरा फंडिंग होता है। गरीब और देहात के क्षेत्र के बच्चे उसमें अध्ययन करते हैं और उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। अच्छी जगहों पे बच्चों को मतलब कि आप देख सकते हैं कि आईआईटी में और इन संस्थानों में एडमिशन ले लेते हैं, वहाँ पढ़ाई अच्छी होती है। और ऐसे तमिलनाडु में ऐसे विद्यालय नहीं है, तो इससे नुकसान है देहात के बच्चों का, जहाँ पर देहात के बच्चों को रिजर्वेशन मिलता है आवासीय विद्यालयों में। ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों को आरक्षण प्रदान किया जाता है इसमें। उत्तर प्रदेश में जैसे हिंदी भाषी राज्य हैं, अंग्रेजी व संस्कृत और हिंदी 3 भाषाओं का अपना सूत्र चलाया और दक्षिण भारतीय भाषाओं को स्थान नहीं दिया गया। दक्षिण भारत में तमिलनाडु में हिंदी को स्वीकार नहीं किया गया। 2 भाषाओं में तमिल और अंग्रेजी के मुख्य स्थान प्रदान किया गया है। तो 2 भाषाओं से ही काम चला। त्रिभाषा सूत्र स्पष्ट रूप से नकार दिया गया है। अन्य राज्यों में भी ऐसी ही स्थिति रही। जैसे मिजोरम में जो है अंग्रेजी और हिंदी है, तो वहाँ पर जैसे क्षेत्रीय भाषा है और संघीय भाषा है। अन्य आधुनिक भाषाओं का कोई स्थान नहीं है, जबकि आवश्यकता है उस क्षेत्र की। जैसे असम की भाषा है, मणिपुर की भाषा है, तो एक अच्छा क्षेत्रीय अंतर्क्रिया हो सकती है अगर उन भाषाओं को स्थान दिया जाए। तो ये वहाँ दूसरी तरह की समस्या है। जबकि त्रिभाषा सूत्र 3 से अधिक भाषाओं के शिक्षण को निषेध नहीं करता है। अगर आप 3 भाषाएं पढ़ा रहे हैं, जैसे मिजोरम का एग्जाम्पल दिया, मिजो है, अंग्रेजी, हिंदी है, अगर आप अन्य आधुनिक भारतीय भाषा को भी स्थान दे रहे हैं, तमिल, तेलुगु, मलयालम, असमी, मणिपुरी, तो उसमें कोई परहेज नहीं है त्रिभाषा सूत्र के अनुसार। त्रिभाषा सूत्र को और अधिक सूक्ष्मता से और लोचनीयता के साथ अपनाया जाना चाहिए। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी थोड़ी बढ़नी चाहिए। जैसे जहाँ भाषाई अल्पसंख्यक बच्चों की सघनता है और उनकी भाषा को राज्य की भाषा के रूप में स्थान नहीं मिला है, वहाँ जिला स्तर पर त्रिभाषा सूत्र को गढ़ा जाना चाहिए। जैसे मैंने उदाहरण दिया था कि मारा है, चकमा है, या हमारे उत्तर प्रदेश में कहीं उर्दू भाषी लोगों की सघनता है, या ब्रज भाषा के लोगों की सघनता है। माना कि ब्रज भाषा को हिंदी की ही बोली माना जाता है, लेकिन भोजपुरी क्षेत्र है। अगर भोजपुरी क्षेत्र में मैंने खुद देखा है कि बच्चे अगर विद्यालय में भोजपुरी का प्रयोग करते हैं तो शिक्षक डांट देते हैं। तो इस तरह के मतलब कि क्षेत्रों में जिला स्तर पर निर्णय लिया जाए कि क्या माध्यम भाषा होगी और कौन कौन सी भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। ये एक अच्छा सुझाव हो सकता है। जी। ऐसा स्वशासी जिलों में तो संभव है, लेकिन सामान्य जिलों में नहीं। जबकि बहुभाषिकता की जटिल संरचना सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों में ही नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश में मैंने पहले भी कहा, ब्रज है, अवधी है, भोजपुरी है, कन्नौजी है, बुंदेली है। कई भाषा पृष्ठभूमि के बच्चे विद्यालय में आते हैं और उनकी शब्दावली में अलग अलग अंतर है। जैसे लखनऊ के पास सीतापुर है, सीतापुर में कोई अलग भाषा का पहचान नहीं है। लखनऊ की भाषा को कह सकते हैं कि हिंदी कह सकते हैं। वहाँ के बच्चे से शिक्षक कहता है कि आपकी पुस्तक कहाँ है, तो बच्चा जवाब देता है कि बह गई। और अगर कानपुर क्षेत्र का शिक्षक है
और बह गई का मतलब क्या समझेगा मिश्रा जी? पानी में तो शिक्षक पूछता है कि क्या बाढ़ आई थी? हाँ। तो बच्चे सब हंसने लगे हम्म, क्योंकि बाढ़ का कोई संभावना नहीं उस क्षेत्र में। हम्म, तो बगल में जो एक शिक्षक खड़े तो उन्होंने कहा, सर बह गई का मतलब होता है खो गई। खो गई। तो ये इतना शब्दावली का अंतर है बच्चों की शब्दावली में। तो हम कैसे एक मानक भाषा को लेके चल सकते हैं? डॉक्टर साहब, ये बहुत एक संरचना जो है भाषा की कुछ इस प्रकार से होती है जो कि कई तरह की बहुभाषिकता और तमाम चीज़ों की वजह से हमारे परिवेश को और हमारे समझ को इतने गहरे तक प्रभावित करती है। अब इस पे एक विशिष्ट बात मैं आपसे जानना चाहूँगा, वह यह है कि NCF 2005 ने एक टर्म दिया बहुभाषिकता। जी, ने कहा कि मल्टीलिंगुअलिज्म जो है ये बेहद महत्वपूर्ण है। तो त्रिभाषा सूत्र के संदर्भ में आप इसको कैसे देखते हैं? इसको एक अवसर के रूप में देखते हैं, इसको एक चुनौती के रूप में देखते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? अभी तक तो जो बहुभाषिकता का जो मुद्दा संप्रत्यय है, इसको हम लोग समस्या के रूप में देखते रहे। NCF 2005 के बाद जी, इसमें एक नया पक्ष जुड़ता है कि एक अवसर है, हमें एक बहुभाषिकता को अवसर समझना चाहिए क्योंकि हमारे विभिन्न भाषाओं से बच्चे आते हैं। और ये मैंने पहले भी कहा कि अधिक भाषाओं को जानने से हम अधिक ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। भाषा ज्ञान का माध्यम है, समझ का माध्यम है। हम अगर 2-3 भाषाएं जानते हैं तो 2-3 तरीके से हम उस किसी भी सूचना को उसका प्रसरण या प्रोसेस कर सकते हैं। तो अगर हम ये एक कक्षा है उसमें 2-3 भाषा के बच्चे हैं तो एक दूसरे की भाषा भी सीखेंगे, एक दूसरे की भाषा के शब्दों को भी जानेंगे और एक दूसरी भाषा के संस्कृति में जो शब्दावली है उनके जो शब्द से किसी वस्तु या व्यक्ति के गुणदोष भी पता चलते हैं ना, तो उस सब का ज्ञान होगा। मान लो कि हमारे यहाँ कोई जड़ी बूटी मिलती है, जैसे उत्तराखंड में है, उसको गढ़वाली में कुमायूनी में कोई नाम है, अगर गढ़वाली और कुमायूनी भाषा खत्म हो जाएंगी तो उन जड़ी बूटियों की पहचान और गुण दोष भी खत्म हो जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये बच्चे अगर बहुभाषिकता का एक माहौल हम बना लें अपनी कक्षा में, बच्चे किसी भाषा में बोलने और बात करने के लिए स्वतंत्र हों, तो हमें ये एक तरीके संसाधन के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। तो इसका मतलब ये है कि बहुभाषिकता जो है वो बहुसंस्कृति को बढ़ावा देने का एक बहुत सहज सरल माध्यम है। संस्कृति और सांस्कृतिक ज्ञान है और संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ जो अन्य ज्ञान भी है, जैसे मैंने जड़ी बूटियों का उदाहरण दिया, या जो और भी ज्ञान है विज्ञान के क्षेत्र में, जो रोजमर्रा का विज्ञान है, उससे जुड़ी हुई जो जानकारियां हैं वो भाषा विशेष में है, छिपी हुई हैं और उनको मतलब हमें प्रश्रय देना है। इस प्रकार से विद्यार्थियों, आपने देखा कि डॉक्टर कृष्णकांत त्रिपाठी जी ने बहुत ही सहज तरीके से भारत में विभिन्न शिक्षा नीति और त्रिसूत्र जो फॉर्मूला है भाषा को लेकर के, उस पर बहुत आसान तरीके से और बहुत वस्तुनिष्ठ तरीके से प्रकाश डाला। हम इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करते हैं, आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। त्रिपाठी सर, नमस्कार। नमस्कार शिक्षार्थियों।